हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है, उसको किन लोगों ने बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया और इसको कहाँ पे यूज़ किया गया। और साथ ही हम जानेंगे कि जो एटॉमिक बॉम्ब है कैसे स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, जिसके वजह से कितना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिससे एक बिग एक तरीके से एक्सप्लोजन होता है और जो कि काफ़ी डेंजरस होता है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसके फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो हमारे इसको कैसे बनाया गया है, तो इसको बनाने के लिए जो जो जे रॉबर्ट ओपेनहेमर थे, जिन्होंने इसको इसका इन्वेंशन करने में इसमें मेन रोल प्ले किया था। और जब इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और इसकी टेस्टिंग हुई थी नियर अबाउट 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 बजे। तो जब इसकी टेस्टिंग हुई तो जो ओपेनहेमर साहब थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने ये बोला था कि अब मैं संसार का नाश करने वाला व्यक्ति बन गया हूँ। और ये जो इवेंट जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था वो कुछ टाइम के बाद हकीकत में भी बदल गया, क्योंकि जब इसको एज अ प्रोजेक्ट की तरीके से इसे रिजल्ट के तौर पर यूज़ किया गया हिरोशिमा एंड नागासाकी में, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसमें नियर अबाउट 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल ही एकदम सही निकला। तो चलिए हम आगे इसके स्टेप में जानते हैं कि इसका जो बेसिक्स है वो कैसे काम करता है। तो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसमें यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के आइसोटोप यूज़ करते हैं। और एक ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन पे परफॉर्म होता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है। अब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कैसे होती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा यूरेनियम का एटम्स हैं या मान लीजिए कि प्लूटोनियम के आइसोटोप्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये एट इनिशियल कंडीशन में स्टेबल कंडीशन में होते हैं। इट मीन्स कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। बस जो भी अगर हम इसको न्यूट्रॉन को इस पे इम्पैक्ट कराते हैं तो वैसे ही हमारा रिएक्शन इनिशिएट होती है और जो भी एटम है हमारा वो अनस्टेबल होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे रिएक्ट करता है तो वैसे ही यूरेनियम कई सारे एटम में ब्रेक होता है। साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और उसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन अदर जनरेट हो जाते हैं। और वो 3 इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट जो हमारी लाइट की स्पीड होती है उसका 30% होता है। तो ये इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन अदर एटम से इम्पैक्ट करते हैं और फिर से अदर एटम को ब्रेक करते हैं। तो इस तरीके से जो भी रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन आगे बढ़ती है और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो इसका जो भी इम्पैक्ट होता है जब ये विस्फोट होता है, तो इसका जो डाया है 1200 फीट के नियर अबाउट होता है और एक फायर वॉल जनरेट करता है, जो कि 6000 फीट तक ऊपर ये फैलती है। और इसमें जो हीट और इसकी जो वेव होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जो कि इसके रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, चाहे कोई वेल्डिंग हो या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर बोन है तो बोन वेपराइज हो जाती है। इतना हाई टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरीके से हम समझ पाएँ कि हमारा जो फिजन प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं जो भी इसमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो इसमें जो 2 मटेरियल यूज़ होते हैं, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। तो ये क्या है, 2 आइसोटोप्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर यूरेनियम मटेरियल के तरीके से। और इनमें जो हमारा यूरेनियम 235 है उसको हिरोशिमा में यूज़ किया गया था। वहीं अगर नागासाकी के बॉम्बिंग में बात करें तो वहाँ पे प्लूटोनियम 239 यूज़ किया गया था। हालांकि जो यूरेनियम 235 का इम्पैक्ट था हिरोशिमा में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। इसमें नियर अबाउट 1,40,000 लोगों की जान गई थी। वहीं अगर नागासाकी की जो इम्पैक्ट था वो कम था इन कंपेयर टू हिरोशिमा के इम्पैक्ट से। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे रिएक्शन को परफॉर्म करता है जिससे इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो चलिए हम इसके जो बॉम्ब होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, एट एंड पॉइंट पे एक स्पार्क प्लग लगाया जाता है। जब इसे हमें स्पार्क कराना होता है तो हम इसको फायर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक स्पार्क जनरेट होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ और इससे स्पार्क की वजह से एक एक्सप्लोजन, यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाया जाता है जो कि इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने से जो हमारा यूरेनियम मटेरियल होता है, जो कि क्या है, सुपर क्रिटिकल फॉर्म में होता है, वो मूव करता है और सब क्रिटिकल के साइड मूव करता है, और ये दोनों मटेरियल क्या है, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और क्रिटिकल मटेरियल को फॉर्म करते हैं। अगर ये दोनों मटेरियल एक साथ जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन में होंगे। जब ये दोनों ही मटेरियल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये क्या है, क्रिटिकल मास हो जाता है यूरेनियम मटेरियल का, और वहीं से क्या है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो इंटर करते हैं और रिएक्शन इनिशिएट होती है। और जैसे ही एक न्यूट्रॉन इससे इम्पैक्ट करता है, वो बस एक बार रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जो भी हमारी रिएक्शन है वो सीरीज फॉर्म में क्रिएट होने लगती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन परफॉर्म होती है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और जो वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। अब हम इसकी चेन रिएक्शन को समझते हैं। तो इसमें चेन रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले जो हमारा मटेरियल यूज़ होते हैं यूरेनियम, तो उसमें जो क्रिटिकल मास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जब तक क्रिटिकल मास अचीव नहीं होता तब तक कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। वो क्या है, स्टेबल कंडीशन में होता है। इसे अनस्टेबल कंडीशन करने के लिए दोनों मासेस को, सब क्रिटिकल मास एंड सुपर क्रिटिकल मास, दोनों को कंबाइन किया जाता है, और तब जाके ये रिएक्शन जो होती है वो चेन रिएक्शन परफॉर्म होती है। और चेन रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जो हमारा एटम्स है वो स्प्लिट करता है स्मॉल न्यूक्लियाई में, और उसके साथ साथ कई सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और जनरेट होती है, जो कि हीट होती है वो हीट एंड रेडिएशन के फॉर्म में जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एटम बम था उसको कहाँ पे यूज़ किया गया था, हिरोशिमा में और नागासाकी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिरोशिमा की। तो हिरोशिमा में जो बम यूज़ किया गया था उसका निक नेम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बेसिकली जो 6 अगस्त 1945 को यूज़ किया गया था। इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया था वो यूरेनियम 235 यूज़ किया था, जो कि ये फिजिबल यूरेनियम मटेरियल था। अब इसको जो ड्रॉप कराया गया था, उस जो विमान था उसका नाम था B-29, जिसको हम एनोला गे के नाम से जानते हैं। इसने इसको ऊपर से ड्रॉप किया था नियर अबाउट 1900 फीट से। अगर हम मीटर में बात करें तो 600 मीटर से इसको ड्रॉप आउट किया गया था। इसको ऊपर से इतना ड्रॉप आउट करके एक्सप्लोड कराने का एक टेक्निकल रीज़न ये था कि अगर इतनी हाइट से इसको इसमें एक्सप्लोजन किया जाएगा तो जो हमारा फायर बॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा, तो इसकी रेंज जो होगी वो काफ़ी एरिया को अफेक्टेड करेगी। तो इस वजह से ये डिसीजन मेकिंग करके इसको 1900 फीट ऊपर से ही इसमें एक्सप्लोजन किया गया था। अब वहीं अगर नागासाकी की बात करें तो जो नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था वो उसके 3 दिन के बाद नियर अबाउट जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका जो निक नेम था वो फेटमैन के नाम से इसको निक नेम दिया गया था। वहीं इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया था वो क्या है, प्लूटोनियम 239। तो ये मटेरियल भी क्या है कि एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि यह फिजिबल मटेरियल है, जो कि एक इसमें रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। तो ये अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो ये थोड़ा सा कम इम्पैक्ट इसका देखने को मिला था। और वहीं अगर इस जिस विमान से इसको गिराया गया था उसका विमान का नाम था बॉक्सकॉर, और जो इसका मॉडल था वो B-29 बॉम्बर विमान था। अब इसके जो इम्पैक्ट थे, क्या इफ़ेक्ट पड़े हिरोशिमा एंड नागासाकी के, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो हिरोशिमा में इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, नियर अबाउट 1,40,000 लोग इससे अफेक्टेड हुए थे, उनकी कंप्लीटली डेथ हो गई थी। इसमें जो मेन रीज़न था डेथ होने का, तो ब्लास्ट और फायर रेडिएशन, ये 3 फैक्टर थे जिनकी वजह से लोगों की डेथ हुई थी। और सडनली जैसे ही बम का विस्फोट हुआ था वैसे ही क्या 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके साथ ही 3 मंथ तक लोगों की डिफरेंट तरीके से इसके रेडिएशन इफेक्ट की वजह से लोग
इससे एक तरीके से डेथ हुए थे। अब इसका जो रेडिएशन इम्पैक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बना रहा है, जिसके वजह से लोगों की जो हेल्थ इफेक्ट थी वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुई। तो इस तरीके से जो हिरोशिमा में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला। वहीं अगर हम नागासाकी की बात करें तो नागासाकी में जो इम्पैक्ट था वो कम था, बिकॉज़ यहाँ पे जो जब बम को गिराया गया था तो फिर वहाँ पे जो एक हिली एरियाज़ में गिराया गया था, जिसके वजह से पहाड़ी जो क्षेत्र था उसने इसको शील्ड कर लिया था। तो काफ़ी हद तक जो इसका इम्पैक्ट था वो पहाड़ी क्षेत्र ने इसको रोक लिया था, जिसके वजह से इसका इम्पैक्ट कम हुआ था। हालांकि इसमें भी 70,000 लोगों की डेथ हुई थी। और इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे ह्यूमैनिटी के लिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी का नुकसान हुआ था। अब ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें तो जो भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम यूज़ किए गए वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड थे, और जिनके वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई, और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, जस्ट लाइक चाहे वो लोगों की ज़िंदगी के से रिलेटेड हो, या फिर मान लीजिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड, या फिर अदर इन्वायरमेंट कंडीशन के लिहाज से अगर देखें तब भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला था। हालांकि ये जो इम्पैक्ट जो इवेंट हुआ था इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया कि जो हमारा एटम बम है उसको किस तरीके से सेफली रखा जाए, किस तरीके से इसको यूज़ करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, किस तरीके से कोई भी कंट्री इसको यूज़ नहीं कर सकी थी। तो इस चीज़ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुए। तो ये हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट था, जिसके वजह से इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, तो जिसके वजह से काफ़ी रूल रेगुलेशन बनाए गए। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने आज ये जाना कि एटम बम क्या होता है, किस तरीके से इसको एक पायलट प्रोजेक्ट यूज़ किया गया, किस तरीके से इसको एक हिरोशिमा एंड नागासाकी में यूज़ किया गया, जिसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उसके साथ ही हमने ये जाना कि ये कैसे काम करता है। तो आई थिंक आप सभी इस वीडियो में इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई नया कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर्टिकुलर कमेंट पे भी वीडियोस बनाए जाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।